बहुत पुरानी बात है। एक समय की बात है कि गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चंदनपुर था। जहां के लोग सादगी और प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस गांव की गलियां हमेशा मिट्टी की सौंधी खुशबू और बैलों के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि से गूंजती रहती थीं। और चारों तरफ हरियाली का वास था। यहाँ के खेत हमेशा लहलहाते रहते थे। और शाम को जब सूरज ढलता था तो पक्षियों का कलरव पूरे वातावरण को एक अजीब सी शांति और सुकून प्रदान करता था। इसी गांव के एक शांत छोर पर एक बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा घर था, जिसकी दीवारें लक्ष्मी के हाथों से हमेशा लिपी पुती और सजी हुई रहती थीं। उस घर में लक्ष्मी अपने पति माधव के साथ रहती थी और उनका वैवाहिक जीवन किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि उनके बीच अपार प्रेम और अटूट विश्वास की एक अटूट डोर बंधी हुई थी। लक्ष्मी एक बहुत ही सुशील, खातिन बार पर फल पर, शांत और अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी, जो रोज सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले उठकर अपने आंगन को बुहारती और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर घर की सुख शांति की कामना करती थी। वह अक्सर मुस्कुराते हुए कहती थी कि माधव, मेरा पूरा संसार तो बस इसी घर की चौखट के भीतर ही बसता है और आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माधव भी अपनी पत्नी की बहुत अधिक कद्र करता था और उसे अपने घर की असली लक्ष्मी और रानी मानता था, क्योंकि लक्ष्मी ने अपने सलीके और मेहनत से घर के हर कोने को महका रखा था। माधव खेतों में कठिन परिश्रम करके जब थककर शाम को घर लौटता तो लक्ष्मी के चेहरे की वह प्यारी सी मुस्कान उसकी दिन भर की सारी थकान को पल भर में मिटा देती थी। वे दोनों अक्सर साथ बैठकर पीतल की बड़ी थालियों में ताज़ा और गर्म खाना खाते थे और आने वाले भविष्य के सुंदर सपने बुना करते थे, जिससे उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। गांव के तमाम लोग अक्सर लक्ष्मी के काम करने के सलीके और उसके मधुर स्वभाव की मिसाल दिया करते थे, क्योंकि वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। वह सुबह जब कुएं पर पानी भरने जाती तो गांव की दूसरी औरतों के साथ हंसी मजाक करती, लेकिन उसका मुख्य ध्यान हमेशा अपने घर के कामों और माधव की हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद पर ही टिका रहता था। उसे रसोई में तरह तरह के पारंपरिक पकवान बनाना और घर के पिछवाड़े में लगी सब्जियों के छोटे से बगीचे की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता था, जहां वह अक्सर गुनगुनाते हुए अपना काम किया करती थी। एक दिन की बात है, जब सावन के पवित्र महीने में हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी, तभी अचानक लकड़ी के पुराने दरवाजे पर किसी ने बहुत ही धीमी दस्तक दी और लक्ष्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बेसहारा महिला खड़ी थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि चंपा थी, जो माधव के दूर के रिश्ते में लगने वाले एक भाई की विधवा थी। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचारगी और उसकी आंखों में बनावटी आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। चंपा ने सिसकते हुए बहुत ही दयनीय स्वर में कहा, लक्ष्मी बहन, मेरा इस निर्दयी दुनिया में अब कोई नहीं रहा। मुझे सिर छुपाने के लिए बस एक छोटा सा कोना दे दो। लक्ष्मी का कोमल और दयालु हृदय चंपा की ऐसी दयनीय हालत देखकर तुरंत पिघल गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे घर के अंदर बुला लिया, यह सोचे बिना कि यह अत्यधिक दया उसके सुखी संसार में आग लगा सकती है। उसने चंपा के भीगे हुए कपड़े बदलवाए और उसे गर्मा गर्म चाय और कुछ नाश्ता दिया, जबकि माधव ने भी अपनी उस दूर की रिश्तेदार को इस हाल में देखकर गहरी सहानुभूति दिखाई और उसे घर में रुकने की पूरी इजाजत दे दी। माधव ने लक्ष्मी की तारीफ करते हुए कहा, लक्ष्मी, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे पनाह दी। आखिर किसी दुखियारे की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चंपा ने बहुत जल्द ही घर के माहौल और माधव की आदतों को बारीकी से समझना शुरू कर दिया और वह लक्ष्मी के साथ रसोई के कामों में बहुत अधिक हाथ बंटाने लगी, जिससे लक्ष्मी को लगा कि उसे एक सगी बहन मिल गई है। वह बड़ी चालाकी से हर समय लक्ष्मी की प्रशंसा करती रहती और मीठे स्वर में कहती, जी, आप कितनी ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको माधव जैसा नेक दिल पति मिला है, जो आपकी हर बात मानता है। लेकिन चंपा की आंखों में एक ऐसी रहस्यमयी चमक थी जिसे लक्ष्मी अपनी मासूमियत के कारण देख नहीं पा रही थी।
वह चमक केवल लालच और गहरी ईर्ष्या की ही थी। रात के शांत समय में जब शीतल चांदनी पूरे आंगन में फैल जाती थी, तब चंपा अक्सर अकेले अंधेरे में बैठकर माधव और लक्ष्मी की निजी बातों को चोरी छिपे बहुत ध्यान से सुना करती थी और अपने मन में साजिशें रचती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसे इस समृद्ध घर में अपनी जगह हमेशा के लिए पक्की करनी है, तो उसे लक्ष्मी और माधव के बीच एक गहरी दरार पैदा करनी ही होगी। इसके लिए उसने धीरे धीरे अपनी चालें चलना शुरू कर दिया और वह सुबह सबसे पहले उठकर माधव के लिए नहाने का पानी गर्म करती और उसकी हर छोटी जरूरत का ध्यान रखने लगी। लक्ष्मी को शुरुआत में इसमें कुछ भी अजीब या गलत नहीं लगा, बल्कि वह तो बहुत खुश थी कि चंपा के आ जाने से उसका घर का काम थोड़ा कम हो गया है और उसे बातें करने के लिए एक अच्छी सहेली मिल गई है। वह चंपा को अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात बता देती थी, यहाँ तक कि माधव की कुछ कमजोरियों और उनकी विशेष पसंद की चीजों के बारे में भी उसने सब कुछ सरलता से साझा कर दिया था। चंपा बड़े गौर से सब कुछ सुनती और मन ही मन मुस्कुराकर कहती, जी, आप अब बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, आप बस थोड़ा आराम किया करें। धीरे धीरे चंपा ने रसोई का लगभग सारा कामकाज अपने नियंत्रण में ले लिया और वह माधव के लिए हर रोज उसकी पसंद का विशेष खाना बनाने लगी, जिसमें वह स्वाद से ज्यादा एक मोहक और वशीकारी सुगंध डालती थी। लक्ष्मी जब कभी रसोई में जाकर कुछ बनाने की कोशिश करती, तो चंपा उसे बड़ी ही चतुराई से यह कहकर रोक देती कि जीजी, आज मेरा बहुत मन है कि मैं अपने हाथों से जीजा जी को खाना खिलाऊं। लक्ष्मी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती और वह आंगन में बैठकर चरखा काटने लगती, जबकि अंदर रसोई में चंपा माधव के करीब जाने के बहाने ढूंढती रहती थी। गांव की एक बहुत पुरानी और वफादार नौकरानी, जिसे सब दया काकी कहकर पुकारते थे, उसने चंपा के व्यवहार में आए इस अचानक बदलाव को बहुत जल्दी ही भांप लिया था और उसे लक्ष्मी की भोली प्रकृति पर बहुत चिंता होने लगी थी। एक दोपहर जब लक्ष्मी कुएं के पास बैठकर कुछ बर्तन धो रही थी, तब दया काकी धीरे से उसके पास आई और बहुत ही धीमी आवाज में चेतावनी देते हुए बोली, बेटी लक्ष्मी, मुझे उस विधवा चंपा के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। लक्ष्मी ने हंसकर काकी की बात टाल दी और कहा कि वह तो बस अपनी कृतज्ञता दिखा रही है। दया काकी ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली और अपनी धुंधली आंखों से लक्ष्मी के चेहरे की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, याद रखना बेटी, मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति मित्र नहीं होता और यह औरत तुम्हारे घर की शांति छीन सकती है। लक्ष्मी ने काकी की उस गंभीर बात पर उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात जब उसने माधव को चंपा के साथ आंगन में खिलखिलाकर बातें करते देखा, तो उसके मन में एक हल्की सी अनजानी चुभन और बेचैनी महसूस हुई। माधव, जो पहले घर आते ही केवल लक्ष्मी को ढूंढता था, अब वह चंपा के साथ व्यस्त रहने लगा था। चंपा ने अब अपने साधारण विधवा पहनावे में भी बहुत ही सूक्ष्म और चालाकी भरा बदलाव करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह सफेद कपड़े ही पहनती थी, लेकिन वह उन्हें इतने करीने से पहनती कि वह बहुत आकर्षक लगती थी। वह जानबूझकर माधव के सामने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ देती या अपनी साड़ी के पल्लू को इस तरह से सरकाती कि माधव की नजरें बार बार उस पर जाकर ठहर जाएं। लक्ष्मी ने एक दिन बड़े दुख के साथ देखा कि चंपा माधव के पैर दबा रही थी, और जब लक्ष्मी ने इस पर थोड़ी आपत्ति जताई, तो चंपा ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया। माधव ने भी चंपा का ही पक्ष लेते हुए लक्ष्मी को थोड़ा झिड़क दिया और कहा, लक्ष्मी, तुम आजकल छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा शक क्यों करने लगी हो? चंपा तो बस मेरा ख्याल रख रही है, क्योंकि वह जानती है कि मैं बहुत थका हूँ। लक्ष्मी का कोमल दिल यह सुनकर पूरी तरह बैठ गया, क्योंकि यह पहली बार था जब माधव ने उसके सामने किसी दूसरी पराई औरत का बचाव किया था। वह चुपचाप बिना कुछ बोले रसोई की ओर चली गई और अपनी रुलाई रोकने की असफल कोशिश करने लगी, जबकि बाहर चंपा की वह विजयी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, घर के खुशहाल वातावरण में एक अजीब सा भारीपन और तनाव आने लगा।
और लक्ष्मी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह अपने ही घर में एक अनचाही अजनबी बन गई है। चंपा ने अब घर की तमाम चाबियों के गुच्छे और अनाज के बड़े कोठार पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया था और साल को एक अनचाही अजनबी बनी थी। वह लक्ष्मी को एक मामूली दासी की तरह कड़े आदेश देने लगी थी। लक्ष्मी अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर दंग रह गई और वह सोचती थी कि जिसे उसने अपनी सगी बहन माना था वही आज उसके सुखी संसार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। एक अंधेरी रात जब बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान आ रहा था, लक्ष्मी ने अचानक देखा कि माधव के कमरे की चिमनी की बत्ती अभी तक जल रही है और जब वह वहां पहुंची तो उसने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। चंपा बहुत ही निकट बैठकर माधव के सिर की मालिश कर रही थी और माधव की आंखें बंद थीं। वह बहुत ही सुकून और शांति की अवस्था में लेटा हुआ था। लक्ष्मी दरवाजे की ओट में ही जड़वत होकर ठिठक गई और उसका गला रुंध गया। उसे स्पष्ट रूप से लगा जैसे उसके पवित्र सुहाग पर किसी काली और अशुभ परछाई ने कब्जा कर लिया है। अगले दिन सुबह के समय लक्ष्मी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और चंपा से बहुत ही कड़े और सीधे शब्दों में कह दिया, चंपा, अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो और तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चंपा ने तुरंत अपनी चाल बदली और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी, जिससे माधव दौड़कर कमरे में आ गया और उसने लक्ष्मी को बहुत बुरी तरह डांटते हुए पूछा कि वह ऐसी बातें क्यों कर रही है। माधव ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, लक्ष्मी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा हृदय इतना संकीर्ण है। चंपा अब इसी घर का हिस्सा बनकर रहेगी। माधव की वह कठोर डांट सुनकर लक्ष्मी एकदम सन्न रह गई और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका माधव उसके खिलाफ ऐसे खड़ा होगा। चंपा ने माधव की पीठ के पीछे छिपकर लक्ष्मी की ओर देखते हुए एक बहुत ही घमंडी और विजयी मुस्कान दी, जिससे यह साफ था कि अब उसने माधव के मन को जीत लिया है। लक्ष्मी चुपचाप अपने छोटे से कमरे में चली गई और उसने अपनी आराध्य देवी की मूरत के सामने बैठकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब धीरे धीरे पूरे चंदनपुर गांव में यह कड़वी बातें फैलने लगी थीं कि माधव अपनी सती सावित्री पत्नी को छोड़कर उस चालाक विधवा के मोहपाश में पूरी तरह से बंध गया है और लक्ष्मी का चेहरा दिन ब दिन मुरझाता जा रहा था। कुछ हमदर्दिन पूरे पनाते की देश में बात दे औरतों ने कुएं के पनघट पर लक्ष्मी से अपनी सहानुभूति व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने हमेशा अपने पति की मर्यादा और इज्जत बनाए रखने के लिए सच को दबाए रखा। उसे इस बात का गहरा डर था कि अगर वह कुछ भी सच कहेगी तो पूरे गांव वाले माधव के चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे और वह यह कभी नहीं चाहती थी। चंपा ने अब लक्ष्मी को घर के हर महत्वपूर्ण निर्णय से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया था। वह माधव को हर समय ऐसी झूठी कहानियां सुनाती जिससे उसे लगे कि लक्ष्मी अब घर के कामों के प्रति आलसी हो गई है। माधव, जो पहले कभी लक्ष्मी के बिना एक निवाला भी नहीं तोड़ता था, अब वह घंटों तक चंपा के साथ बाहर आंगन की खाट पर बैठा रहता और लक्ष्मी को रसोई के धुएं में अकेला छोड़ देता। लक्ष्मी अपनी खिड़की की दरार से यह सब दृश्य देखती और अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बस ईश्वर से प्रार्थना करती कि यह दुखद समय जल्द ही बीत जाए। एक शांत दोपहर, जब माधव खेतों में काम करने के लिए बाहर गया हुआ था, चंपा अचानक लक्ष्मी के पास आई और बड़े ही अहंकार और गर्व के साथ बोली, देख लिया लक्ष्मी, केवल वफादारी से प्रेम नहीं टिकता। लक्ष्मी ने बहुत ही धैर्य और गरिमा के साथ जवाब दिया, चंपा, मैंने तुम्हें अपनी बहन मानकर इस घर में जगह दी थी और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, पर न्याय ईश्वर के हाथ में है। चंपा उसकी बातों पर जोर से ठहाका लगाकर हंसी और उसने लक्ष्मी का बहुत अपमान किया, जैसे वह अब इस घर की असली और इकलौती स्वामिनी बन गई हो। उस काली और दुखद घटना के बाद से लक्ष्मी ने खाना पीना लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसका कोमल शरीर धीरे धीरे सूखकर एक कमजोर कांटा होता जा रहा था और उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी। वह पूरी पूरी रात जागकर उन पुराने हसीन दिनों को याद करती थी जब माधव उसे अपने हाथों से प्यार से निवाला खिलाता था और वे दोनों साथ में लंबी बातें करते थे। वह अक्सर एकांत में बैठकर यही सोचती थी कि
आखिर उससे ऐसी कौन सी भयंकर चूक हो गई जिसके कारण उसके अपने ही घर में उसे आज एक बेगाना बना दिया गया है। भाग 1 के इस दुखद अंत में हम साफ देख सकते हैं कि चंदनपुर के उस कभी खुशहाल रहने वाले घर की सारी खुशियां अब जैसे हवा में धुएं की तरह गायब हो गई हैं और चारों तरफ साजिशों का साया है। लक्ष्मी अब मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन उसके मन के किसी बहुत एक हर ही गहरे कोने में अभी भी एक अटूट उम्मीद बाकी है कि माधव को सत्य का बोध होगा। लेकिन क्या चंपा का यह बिछाया हुआ मोहक मायाजाल कभी टूटेगा या लक्ष्मी का सुहाग हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा? यह तो केवल आने वाला कठिन समय ही गांव वालों को बताएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चंदनपुर की फिजाओं में एक अजीब सी कड़वाहट घुलने लगी थी और गांव की वे गलियां जो कभी लक्ष्मी की हंसी से गूंजती थीं, अब खामोश रहने लगी थीं। गांव की महिलाएं जब सुबह सवेरे पीतल के घड़े लेकर पनघट पर पानी भरने के लिए एकत्रित होती थीं, तो वहां अब केवल और केवल लक्ष्मी के घर की चर्चा ही सबसे प्रमुख विषय बन गई थी। हर कोई चंपा की बढ़ती हुई चालाकियों और माधव के बदले हुए व्यवहार को लेकर कानाफूसी करता रहता था, जिससे गांव का शांत वातावरण अब थोड़ा भारी और तनावपूर्ण महसूस होने लगा था। कुछ बुजुर्ग औरतें तो यहाँ तक कहने लगी थीं कि जब कोई पराई स्त्री किसी के घर में इस तरह घुसपैठ करती है तो वह घर कभी सुरक्षित नहीं रहता। चंपा ने अपनी चालों को अब और भी ज्यादा तेज कर दिया था और वह गांव वालों के सामने खुद को एक बेचारी और मेहनती विधवा के रूप में प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह अक्सर गांव के चौराहे पर जाकर बैठ जाती और वहां की औरतों को अपनी झूठी दास्तान सुनाती कि कैसे लक्ष्मी उसे घर में परेशान करती है और उसे भरपेट खाना तक नहीं देती है। चंपा की ये बनावटी बातें सुनकर कुछ सीधी सादी गांव की औरतें उसकी बातों में आ जाती थीं और वे लक्ष्मी को शक की नज़र से देखने लगी थीं, जो लक्ष्मी के लिए बहुत दुखद था। लक्ष्मी की जो साख पूरे गांव में एक देवी के समान थी, वह अब चंपा की फैलाई हुई झूठी अफवाहों के कारण धीरे धीरे धूमिल होने लगी थी। माधव अब पूरी तरह से चंपा के प्रभाव में आ चुका था और उसे लक्ष्मी की हर बात अब केवल एक शिकायत या कड़वाहट ही महसूस होती थी, जो उनके रिश्ते के लिए बहुत घातक था। शाम को जब वह खेतों से लौटता तो चंपा पहले से ही उसके लिए ठंडा पानी और गुड़ लेकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी, जिससे माधव को लगता था कि केवल चंपा ही उसका ख्याल रखती है। लक्ष्मी जो रसोई में दिन भर मेहनत करती थी, उसकी मेहनत माधव को अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि चंपा ने माधव के मन में लक्ष्मी के प्रति जहर भर दिया था। वह अक्सर माधव से कहती थी कि लक्ष्मी अब घर के कामों से ऊब चुकी है और वह चाहती है कि माधव उसे और भी ज्यादा सुख सुविधाएं दे। एक दोपहर की बात है, जब धूप बहुत तेज थी और गांव के लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी लक्ष्मी ने देखा कि चंपा उसकी सास के पुराने गहने पहनकर आईने के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वे गहने लक्ष्मी की सबसे अनमोल धरोहर थे, जो उसकी सास ने मरते समय उसे यह कहकर दिए थे कि यह घर की इज्जत है और इसे संभाल कर रखना। जब लक्ष्मी ने चंपा से उन गहनों के बारे में पूछा, तो चंपा ने बहुत ही निर्लज्जता के साथ जवाब दिया कि माधव जी ने खुद उसे ये गहने पहनने के लिए दिए हैं। लक्ष्मी का दिल यह सुनकर मानो टूट सा गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि माधव उसकी भावनाओं को इस तरह से कुचल सकता है। लक्ष्मी अपनी आंखों में आंसू भरकर माधव के पास गई और उससे उन गहनों के बारे में पूछा, तो माधव ने उसे झिड़कते हुए कहा कि चंपा भी तो इसी घर की सदस्य है और गहने अलमारी में पड़े रहने से अच्छा है कि कोई उन्हें पहने। माधव के इन कठोर शब्दों ने लक्ष्मी के आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचाई और उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास इस घर में कोई अधिकार नहीं बचा है। वह चुपचाप कमरे से बाहर आ गई और एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी, जबकि चंपा दूर खड़ी होकर अपनी इस छोटी सी जीत पर बहुत गर्व से मुस्कुरा रही थी। लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को इस मोहपाश से कैसे बाहर निकाले। गांव की दया काकी, जो लक्ष्मी की शुभचिंतक थीं, एक शाम फिर से उसके घर आईं और उन्होंने देखा कि घर की स्थिति दिन ब दिन और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है।
उन्होंने देखा कि कैसे चंपा अब घर के मुख्य द्वार पर मालकिन की तरह बैठती है और लक्ष्मी एक साधारण नौकरानी की तरह सारे भारी काम अकेले ही कर रही है। काकी ने लक्ष्मी को पास बुलाया और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, सुन बेटी, यह चुप्पी तुझे और तेरे सुहाग को ले डूबेगी। अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी होगी। काकी की इस बात में एक गहरी चेतावनी छिपी थी, जिसे लक्ष्मी ने महसूस तो किया, लेकिन वह अपनी मर्यादाओं के कारण कुछ भी बोलने से कसर खा रही थी। चंपा ने अब एक नई और खतरनाक चाल चली और उसने माधव को यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि लक्ष्मी किसी तांत्रिक के पास जाकर चंपा को घर से निकालने के टोटके करवा रही है। उसने रसोई के एक कोने में कुछ सिंदूर और काली दाल बिखेर दी और जब माधव वहां से गुजरा तो चंपा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और लक्ष्मी पर झूठे आरोप लगाए। माधव, जो पहले से ही चंपा की बातों का गुलाम बन चुका था, उसने बिना किसी जांच पड़ताल के लक्ष्मी पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे बहुत ही भला बुरा कहा। लक्ष्मी अपनी बेगुनाही की कस्में खाती रही, लेकिन माधव के कानों पर जैसे चंपा के झूठ का पर्दा पड़ गया था, जो हटने का नाम नहीं ले रहा था। घर की दीवारें अब जैसे लक्ष्मी को काटने दौड़ती थीं और उसे हर पल यह महसूस होता था कि उसकी अपनी ही परछाई भी अब उसका साथ छोड़ चुकी है और वह बिल्कुल अकेली है। वह रातों को उठ उठकर रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि माधव की आंखों से यह से पड़े ले कि वह बिल्कुल उसे दोनों की संबद्देश करती थी। भ्रम का पर्दा जल्दी हट जाए ताकि उनका घर फिर से पहले जैसा खुशहाल हो सके। लेकिन चंपा की पकड़ अब माधव के दिमाग पर बहुत मजबूत हो चुकी थी और वह हर समय माधव के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी ताकि लक्ष्मी को उससे बात करने का मौका न मिले। लक्ष्मी का खाना पीना और सोना सब कुछ अब एक बोझ बन गया था और उसकी सेहत बहुत तेजी से गिरने लगी थी। गांव के चौपाल पर अब माधव की भी आलोचना होने लगी थी, क्योंकि लोग देख रहे थे कि वह कैसे अपनी पतिव्रता पत्नी को नजरअंदाज करके एक दूसरी औरत के पीछे पागल हो रहा है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने आपस में चर्चा की कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव की मर्यादा और संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। माधव, जो पहले गांव का एक सम्मानित युवक माना जाता था, अब लोग उसे हिकारत की नजर से देखने लगे थे और उसके पास बैठने से कतराने लगे थे। लेकिन माधव को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे चंपा की मीठी और जहरीली बातों में ही अब असली सुख और शांति महसूस होने लगी थी। दया काकी ने एक बार फिर लक्ष्मी को समझाने की कोशिश की और उसे बताया कि कैसे चंपा गांव के बाहर रहने वाले एक आवारा व्यक्ति से भी गुप्त रूप से संपर्क में रहती है। काकी ने कहा, बेटी, यह औरत केवल तेरे पति को नहीं बल्कि इस पूरे घर की संपत्ति को हड़पना चाहती है। तू उसकी चाल को जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। लक्ष्मी को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था और उसे अपनी आंखों के सामने घट रही घटनाओं का असली मकसद साफ दिखने लगा था, जो बहुत डरावना था। उसने तय किया कि वह अब और चुप नहीं रहेगी और अपने घर और अपने सुहाग को बचाने के लिए जो भी संभव होगा वह अवश्य ही कदम उठाएगी। चंपा को जब पता चला कि दया काकी लक्ष्मी को भड़का रही हैं, तो उसने काकी के खिलाफ भी माधव के कान भरना शुरू कर दिए और कहा कि वह बूढ़ी औरत हमारे घर में फूट डालना चाहती है। माधव ने काकी को अपने घर आने से मना कर दिया और उनके साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की, जिससे काकी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने माधव को श्राप दिया। माधव के इस व्यवहार ने गांव वालों को और भी ज्यादा नाराज कर दिया, क्योंकि बुजुर्गों का अपमान करना चंदनपुर की संस्कृति में कभी नहीं रहा था और यह एक बहुत बड़ा पाप था। लक्ष्मी को अब लगा कि पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और अब उसे ही अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और घर में अंधेरा छाया हुआ था, लक्ष्मी ने देखा कि चंपा माधव के कमरे में बैठकर कुछ लिख रही थी और माधव पास में ही सोया हुआ था। लक्ष्मी के मन में एक शंका जागी और उसने छिपकर देखा कि वह कागजात असल में घर और जमीन के मालिकाना हक के थे, जिन पर वह माधव के अंगूठे का निशान लेना चाहती थी। लक्ष्मी का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे समझ आ गया कि चंपा का असली इरादा केवल प्रेम नहीं
बल्कि पूरी तरह से इस परिवार को बर्बाद करना और धन हड़पना है। वह उसी समय वहां से हट गई और उसने मन ही मन एक योजना बनाई कि कैसे वह चंपा के इस काले सच को सबके सामने लाएगी। गांव में अब यह चर्चा आम हो गई थी कि माधव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वह अपनी विनाश की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जो सबके लिए चिंता का विषय था। लक्ष्मी ने अपने मन की व्यथा अब गांव की कुछ अन्य समझदार औरतों से साझा की और उन्होंने लक्ष्मी को पूरा साथ देने का वादा किया, क्योंकि वे भी चंपा से बहुत चिढ़ती थीं। उन्होंने लक्ष्मी को सलाह दी कि वह धैर्य रखे और सही समय का इंतजार करे, क्योंकि सच को ज्यादा देर तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता और पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। लक्ष्मी को अब अपने भीतर एक नई ऊर्जा और साहस का अनुभव हो रहा था, जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। चंपा ने अब माधव को उकसाना शुरू कर दिया था कि वह लक्ष्मी को घर से निकाल दे, ताकि वे दोनों शांति से रह सकें और पूरे घर पर केवल उनका ही राज हो सके। उसने माधव से कहा कि लक्ष्मी अब इस घर के लिए एक अपशकुन बन गई है और उसके रहने से घर की बरकत खत्म हो रही है, इसलिए उसे जल्दी ही विदा करना होगा। माधव, जो चंपा की बातों का पूरी तरह से दास बन चुका था, उसने लक्ष्मी से कह दिया कि वह अपने मायके चली जाए और वापस कभी लौटकर न आए। लक्ष्मी ने बहुत ही शांति से माधव की बात सुनी और कहा कि वह चली जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे गांव के सामने एक सच साबित करना होगा। दया काकी ने लक्ष्मी का हाथ पकड़कर उसे ढांढस बंधाया और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय जरूर होगा। गांव के कुछ युवाओं ने भी लक्ष्मी की मदद करने का फैसला किया और वे चंपा की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे, ताकि उसके गुप्त संपर्कों और उसकी असली चालों का पर्दाफाश किया जा सके। लक्ष्मी अब एक ऐसी योद्धा की तरह तैयार थी, जिसे अपनी इज्जत और अपने घर की मान मर्यादा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। वह जानती थी कि आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं थी। चंपा को लगने लगा था कि उसकी जीत बहुत करीब है और वह अब घर की मालकिन बनने ही वाली है। इसलिए उसने अब लक्ष्मी के प्रति अपना रवैया और भी ज्यादा क्रूर और अपमानजनक कर लिया था। वह जानबूझकर लक्ष्मी के सामने माधव को लाड प्यार करती और उसे चिढ़ाती, ताकि लक्ष्मी गुस्से में कोई ऐसी गलती कर दे जिससे उसे घर से निकालने का ठोस बहाना मिल जाए। लेकिन लक्ष्मी ने बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम लिया और उसने चंपा के हर वार को बहुत ही शांत रहकर सहा, क्योंकि वह जानती थी कि गुस्सा उसकी योजना को बिगाड़ सकता है। वह बस उस एक निर्णायक पल की प्रतीक्षा कर रही थी, जब वह चंपा को बेनकाब कर सकेगी। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, लक्ष्मी ने चुपचाप चंपा का पीछा किया और देखा कि वह गांव के किनारे एक पुरानी हवेली के पास किसी अनजान आदमी से मिल रही थी और उसे गहने दे रही थी। वह आदमी चंपा का पुराना साथी था, जिसके साथ मिलकर उसने पहले भी कई घरों को तबाह किया था, और अब उनकी नजर लक्ष्मी के इस सुंदर घर पर जमी हुई थी। लक्ष्मी ने उन दोनों की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और उसे पता चला कि वे माधव को जहर देकर मारने की योजना बना रहे थे, ताकि पूरी संपत्ति उनकी हो सके। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। अब लक्ष्मी के पास हारने के लिए कुछ नहीं बचा था और उसने तय किया कि वह अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगी और इस नागिन को घर से निकालकर ही दम लेगी। उसने गांव के प्रधान और कुछ भरोसेमंद लोगों को सुबह जल्दी ही अपने घर बुलाया और उन्हें पूरी सच्चाई बताने का निश्चय किया, ताकि वे चंपा को रंगे हाथों पकड़ सकें। लक्ष्मी के मन में अब डर की जगह एक प्रतिशोध की आग जल रही थी, जो केवल चंपा के विनाश से ही शांत होने वाली थी, और वह अब पूरी तरह से तैयार थी। उसने उस रात एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं और बस सुबह का इंतजार करती रही। सुबह होते ही लक्ष्मी ने माधव को जगाया और उससे कहा कि उसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन चंपा ने तुरंत बीच में आकर माधव को वहां से ले जाने की कोशिश की, ताकि वह बच सके, लेकिन लक्ष्मी ने इस बार पीछे हटने से साफ मना कर दिया और उसने माधव का हाथ पकड़कर उसे वहीं रुकने के लिए मजबूर किया।
जिससे माधव भी थोड़ा हैरान और लक्ष्मी के इस नए रूप को देखकर दंग रह गया। चंपा के चेहरे पर पहली बार एक अनजाना डर दिखाई दिया, क्योंकि उसने लक्ष्मी का ऐसा दृढ़ और साहसी रूप पहले कभी नहीं देखा था, जो अब सबके सामने था। लक्ष्मी ने अब सबको आंगन में इकट्ठा होने का इशारा किया। भाग 2 के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हम देखते हैं कि कैसे एक भोली भाली पत्नी अब एक रक्षक के रूप में उभर रही है और चंपा की काली चालों का अंत अब बहुत ही करीब नजर आ रहा है। गांव वाले भी अब जाग चुके हैं और वे लक्ष्मी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल एक घर की नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रतिष्ठा का सवाल है। चंपा का झूठ अब अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा और माधव को जल्द ही अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होने वाला है, जो उसने लक्ष्मी के साथ की थी। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक दौर की तरफ बढ़ रही है, जहां सत्य की जीत होनी तय है। अगले दिन जब चंदनपुर के आसमान में सूरज की पहली किरणें फूटीं, तो गांव की शांति में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी छाई हो। लक्ष्मी ने उस रात एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई थीं, और वह बस इसी सोच में डूबी रही कि कैसे उस विषैली नागिन चंपा के चंगुल से अपने पति और अपने घर को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। वह जानती थी कि अब समय बहुत कम बचा है, और अगर उसने जल्दी ही कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो वह सब कुछ राख हो जाएगा, जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। जब माधव सोकर उठा तो उसका चेहरा बहुत पीला पड़ चुका था और उसे अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी और भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे उसकी सारी शक्ति धीरे धीरे कोई निचोड़ रहा हो। लक्ष्मी ने जब उसे सहारा देने की कोशिश की तो चंपा तुरंत रसोई से बाहर आई और उसने लक्ष्मी को बड़ी बेरहमी से एक तरफ धकेलते हुए खुद माधव का हाथ पकड़ लिया और उसे आंगन के चबूतरे की तरफ ले गई। चंपा ने बड़े ही बनावटी और मीठे स्वर में कहा, जीजा जी, आप बस आराम कीजिए। लक्ष्मी तो वैसे भी आपकी हालत देखकर केवल घबराती है। मैं ही आपकी सेवा और मालिश करूंगी। लक्ष्मी ने रसोई में जाकर देखा कि वहां एक कोने में कुछ अजीब सी जड़ें और काली मिर्च जैसी दिखने वाली कोई वस्तु पड़ी थी, जिसकी गंध बहुत ही तीखी और नसों को सुन्न कर देने वाली थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि चंपा माधव के खाने में धीरे धीरे कोई धीमा जहर या कोई ऐसी नशीली चीज मिला रही है, जिससे उसकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाए। लक्ष्मी का दिल दीजिए और पांचे के ऐसी देश की साथ की समझने कासी जोर जोर से धड़कने लगा और उसने उन जड़ों के कुछ टुकड़ों को अपनी साड़ी के पल्लू में बहुत सावधानी से छिपा लिया, ताकि वह उन्हें दया काकी को दिखा सके। वह जानती थी कि बिना किसी ठोस सबूत के माधव उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। दोपहर के समय जब चंपा कुएं पर पानी भरने गई थी, तब लक्ष्मी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और चंपा के उस पुराने लकड़ी के संदूक की तलाशी लेना शुरू किया, जिसे वह हमेशा बंद रखती थी। संदूक के सबसे निचले हिस्से में एक पुराने कपड़े के भीतर उसे कुछ ऐसे कागजात मिले जिन पर माधव के अंगूठे के निशान लेने की कोशिश की गई थी, और वे गांव की पुश्तैनी जमीन के कागजात थे। लक्ष्मी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि चंपा का मकसद केवल माधव का प्रेम नहीं, बल्कि इस पूरे घर और संपत्ति को हड़प लेना है। उसी समय लक्ष्मी ने संदूक में एक छोटी सी शीशी भी देखी, जिसमें एक गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ था और उस पर किसी तांत्रिक का कोई निशान बना हुआ था, जो बहुत डरावना लग रहा था। उसने जल्दी से उस शीशी को भी अपने पास रख लिया और संदूक को वैसा ही बंद कर दिया जैसा वह पहले था, ताकि चंपा को किसी भी तरह का कोई शक न हो सके। लक्ष्मी अब एक जासूस की तरह हर कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि एक छोटी सी गलती भी उसकी और माधव की जान ले सकती थी। जैसे ही चंपा घर लौटी, उसने लक्ष्मी के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव देखा और उसे संदेह हुआ कि शायद लक्ष्मी ने उसकी अनुपस्थिति में कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। चंपा ने अपनी तीखी नजरों से लक्ष्मी को घूरते हुए कहा, जी, आप आज बहुत खुश लग रही हैं। कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया?
या आपने फिर से कोई नई चाल चलने की योजना बना ली है? लक्ष्मी ने बहुत ही शांति और संयम से काम लिया और बिना डरे जवाब दिया, चंपा, समय सबका हिसाब करता है और मुझे यकीन है कि मेरा भगवान सो नहीं रहा है। शाम को जब माधव को चाय दी गई तो लक्ष्मी ने देखा कि चंपा ने फिर से उस लाल शीशी में से कुछ बूंदें माधव के प्याले में चुपके से डाल दी थी, जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। लक्ष्मी ने जानबूझकर पास से गुजरते हुए माधव के हाथ से वह प्याला गिरा दिया और चाय फर्श पर फैल गई, जिससे माधव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने लक्ष्मी को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह मन ही मन खुश थी कि कम से कम आज माधव के शरीर में वह जहर नहीं जा पाया जो उसे मारने के लिए दिया गया था। चंपा ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और माधव के गले लगकर रोने का नाटक करने लगी कि लक्ष्मी उसे और माधव को साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वह पागल हो गई है। माधव ने गुस्से में चिल्लाकर लक्ष्मी को कमरे में बंद रहने का आदेश दिया और कहा कि अब से घर की रसोई पर केवल चंपा का अधिकार होगा और लक्ष्मी को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। लक्ष्मी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और उसने खिड़की से देखा कि कैसे चंपा माधव के कान में फिर से कोई नया जहर घोल रही थी, जिससे रिश्ता और भी खराब हो गया। रात के अंधेरे में लक्ष्मी ने चुपके से खिड़की की सलाखें थोड़ी ढीली कीं और वह पीछे के रास्ते से निकलकर सीधे दया काकी के घर पहुंची ताकि वह उन्हें सारी सच्चाई बता सके और मदद मांग सके। दया काकी ने जब उन जड़ों और लाल शीशी को देखा तो वे दंग रह गईं और उन्होंने बताया कि यह वही जहर है जो धीरे धीरे इंसान के दिल की धड़कन को रोक देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। काकी ने लक्ष्मी को गले लगाया और कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि इस नागिन का फन कुचला जाए। कल सुबह जब गांव के बड़े पंचायत के लिए बैठेंगे तब हम इसे बेनकाब करेंगे। लक्ष्मी ने काकी से सलाह ली कि कैसे वह चंपा के उस बाहरी मददगार को भी रंगे हाथों पकड़ सकती है, जो अक्सर रात के समय गांव की पुरानी हवेली के पास चंपा से मिलने के लिए आया करता था। काकी ने गांव के कुछ बहादुर लड़कों को बुलाया और उन्हें चंपा की हर करती है कि हर के पुरानी हवेली के पास हरकत पर नजर रखने का काम सौंप दिया, ताकि कोई भी अपराधी बचकर भागने में सफल न हो सके और न्याय हो सके। लक्ष्मी को अब लग रहा था कि उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है और उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा हो गया था, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी। अगली सुबह माधव की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी, जिससे चंपा थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसे लगा कि शायद जहर की मात्रा कुछ ज्यादा ही हो गई है। चंपा ने सोचा कि अगर माधव अभी मर गया तो कागजात पर अंगूठे के निशान नहीं मिल पाएंगे और उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए वह उसे वैद्य के पास ले जाने की बात करने लगी। तभी दया काकी और गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग लक्ष्मी के घर में दाखिल हुए और उन्होंने माधव की हालत को देखकर गहरी चिंता व्यक्त की और चंपा से सवाल करने लगे। चंपा ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार फिर से रोना शुरू कर दिया और कहा कि लक्ष्मी ने ही माधव को कुछ खिला दिया है, जिससे उसकी यह हालत हुई है, और वह लक्ष्मी को जेल भेजने की धमकी देने लगी। तभी लक्ष्मी ने अपनी साड़ी के पल्लू से वह लाल शीशी और कागजात निकाले और सबके सामने रख दिए, जिससे चंपा के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। लक्ष्मी ने बहुत ही ऊंची और कड़क आवाज में कहा, चंपा, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। यह जहर और ये चोरी के कागजात तुम्हारी सारी सच्चाई खुद बयां कर रहे हैं। माधव ने जब अपनी धुंधली आंखों से उन कागजात को देखा जिन पर उसकी संपत्ति को चंपा के नाम करने की बात लिखी थी, तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसका सिर चकराने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उसने बेसहारा समझकर आश्रय दिया था, वहीं आज उसे मौत के घाट उतारने और उसका सब कुछ छीनने की योजना बना रही थी। माधव ने कांपते हुए स्वर में चंपा से पूछा, क्या यह सच है चंपा? क्या तुमने मेरी वफादार पत्नी और मेरे प्यार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है? चंपा ने अब अपना असली रूप दिखा दिया और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि हाँ, उसने यह सब किया है क्योंकि उसे गरीबी और अभावों में रहने की आदत नहीं है
और वह इस घर की मालकिन बनना चाहती थी। उसने यह भी कहा कि माधव जैसा मूर्ख व्यक्ति किसी के भी बहकावे में आ सकता है और उसे लक्ष्मी जैसी सीधी औरत की कोई कद्र नहीं है। इसलिए उसने यह रास्ता चुना। गांव के लोग चंपा की यह निर्लज्जता देखकर दंग रह गए और उन्हें बहुत गुस्सा आया कि एक विधवा होकर उसने ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत कैसे की। तभी दया काकी ने एक और खुलासा किया कि चंपा का वह तथाकथित मृत पति असल में मरा नहीं है, बल्कि वह गांव के बाहर छिपकर बैठा है और चंपा के साथ मिलकर इस डकैती की योजना बना रहा था। गांव के युवाओं ने उस आदमी को भी पकड़ लिया था और उसे रस्सी से बांधकर आंगन में ले आए, जिसे देखकर चंपा पूरी तरह से टूट गई और उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। माधव को अब अपनी उस महान भूल का एहसास हुआ जो उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी पर शक करके और उस पर हाथ उठाकर की थी, जो असहनीय था। माधव अपनी जगह से उठा और उसने लड़खड़ाते हुए लक्ष्मी के पैर पकड़ लिए और उससे फूट फूट कर माफी मांगने लगा कि उसने कैसे एक हीरे को छोड़कर पत्थर को गले लगा लिया था। लक्ष्मी ने बहुत ही ममता के साथ माधव को उठाया और कहा कि वह उसे बहुत पहले ही माफ कर चुकी है, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति का मन मैला नहीं है, बस वह भ्रमित हो गया था। गांव के पंचों ने फैसला किया कि चंपा और उसके पति को कड़ी सजा दी जाएगी और उन्हें तुरंत गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि फिर कोई ऐसी हिम्मत न करे। चंपा को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया गया और उसके चेहरे पर कालिख पोती गई ताकि वह फिर कभी किसी भोले भाले परिवार को तबाह करने की हिम्मत न जुटा सके और न्याय की जीत हो सके। गांव के लोगों ने लक्ष्मी के धैर्य और साहस की जमकर तारीफ की और कहा कि एक पत्नी का सतीत्व और उसकी बुद्धिमानी ही घर की सबसे बड़ी रक्षा कवच होती है, जो किसी भी बला को टाल सकती है। घर का वातावरण अब धीरे धीरे हल्का होने लगा था और वह काली परछाई जो महीनों से छाई हुई थी, वह अब हमेशा के लिए दूर हो गई थी। माधव ने उसी समय आग जलाई और उन तमाम जहरीली जड़ों और नकली कागजात को उसमें स्वाहा कर दिया और कसम खाई कि वह भविष्य में कभी भी अपनी पत्नी की सलाह के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। लक्ष्मी ने रसोई को गंगाजल से शुद्ध किया और भगवान के सामने दिया जलाकर धन्यवाद दिया कि उसका उजड़ता हुआ सुहाग और उसका प्यारा घर फिर से बच गया है और खुशहाली वापस आ गई है। पूरे चंदनपुर में अब फिर से लक्ष्मी के नाम के जयकारे लगने लगे थे और वह फिर से गांव की सबसे सम्मानित बहू बन गई थी। शाम को जब सूरज की लालिमा पूरे आकाश में फैली हुई थी, तब लक्ष्मी और माधव ने साथ मिलकर तुलसी के पौधे की आरती की और गांव के लोगों को प्रसाद बांटा जो उनके मिलन की खुशी में आए थे। दया काकी ने लक्ष्मी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि उसकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और कोई भी बुरी नजर उनके सुखी संसार को कभी दोबारा छू न पाए। लक्ष्मी की आंखों में अब दुख के नहीं, बल्कि सुख और संतोष के आंसू थे, जो उसकी लंबी तपस्या और संघर्ष की जीत का प्रतीक बनकर चमक रहे थे। अंततः उस घर में फिर से वही पुरानी खुशियां लौट आईं और माधव ने लक्ष्मी से वादा किया कि वह अपनी शेष जिंदगी उसकी सेवा और सम्मान में ही व्यतीत करेगा ताकि वह अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए माधव का हाथ थाम और सेवा और कौन से आंधाने खूल और पाछाने में बिताए में लिया और कहा कि अतीत को भूलकर अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ केवल प्रेम और विश्वास का वास हो और छल की कोई जगह न हो। रात की चांदनी अब बहुत ही शीतल और सुखदायक लग रही थी, जैसे वह भी इस परिवार की जीत का जश्न मना रही हो और उन्हें शांति दे रही हो। गांव के चौपाल पर सूरज की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी और बरगद के पुराने पेड़ के नीचे गांव के मुखिया और सभी प्रतिष्ठित पंच आकर बैठ चुके थे। लक्ष्मी ने बहुत ही हिम्मत के साथ आंगन के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी व्यथा सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति और सच्चाई थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर पा रहा था। माधव अभी भी पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के हाथ को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह अब उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं होने देना चाहता हो। चंपा एक कोने में खड़ी होकर अभी भी अपनी आंखों से अंगारे बरसा रही थी, लेकिन उसके पैर अब कांपने लगे थे क्योंकि उसे अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी।
मुखिया जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में चंपा की ओर देखा और उससे पूछा कि क्या वह उन कागजात और उस जहरीली शीशी के बारे में कुछ कहना चाहती है जो लक्ष्मी ने सबके सामने पेश की थीं। चंपा ने पहले तो मुकरने की कोशिश की और कहा कि यह सब लक्ष्मी की रची हुई एक साजिश है ताकि वह उसे इस घर से बाहर निकाल सके। लेकिन तभी गांव के दो युवा उस अजनबी आदमी को घसीटते हुए ले आए जिसे उन्होंने रात में पकड़ा था। उस आदमी को देखते ही चंपा के मुंह से चीख निकल गई और उसकी सारी हिम्मत जवाब दी गई, क्योंकि वह आदमी उसका पुराना साथी और उसका असली पति था जो जीवित था। गांव वालों के बीच एक शोर मच गया और हर कोई चंपा की इस घिनौनी और शर्मनाक करतूत पर थू थू करने लगा, क्योंकि उसने एक विधवा होने का ढोंग रचाकर एक सुखी परिवार को बर्बाद करने का घोर पाप किया था। मुखिया जी ने अपना डंडा जमीन पर जोर से पटका और साथ होने वाले वोट बनवा लेगा शांति बनाए रखने का आदेश दिया। फिर उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में चंपा को आदेश दिया कि वह तुरंत इस घर और इस गांव को छोड़कर चली जाए। उन्होंने कहा, चंपा, तुमने इस पावन धरती का अपमान किया है और एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग पर वार किया है, जिसके लिए तुम्हें यहाँ रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। चंपा ने जब देखा कि उसकी सारी चालाकी अब बेनकाब हो चुकी है, तो उसने बहुत ही बेशर्मी से हंसते हुए कहा कि उसे इस पिछड़े गांव में रहने का कोई शौक भी नहीं है और वह केवल धन के लिए यहाँ आई थी। उसने अपना फटा हुआ दुपट्टा संभाला और बिना किसी पछतावे के गांव की सीमा की ओर बढ़ने लगी, जबकि उसका साथी भी सर झुकाए उसके पीछे पीछे चलने लगा ताकि वे फिर कभी लौटकर न आ सकें। लक्ष्मी ने बहुत ही गरिमा के साथ उसे जाते हुए देखा और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज अंधकार पर प्रकाश की और असत्य पर सत्य की बहुत बड़ी जीत हुई है। जैसे ही चंपा की काली परछाई घर की चौखट से बाहर निकली, माधव जैसे किसी गहरी और लंबी नींद से जागा हो और उसने अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए चारों तरफ के माहौल को बहुत ही हैरानी से देखा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने पिछले कुछ महीनों में लक्ष्मी का अपमान किया था और उसे एक पराई की तरह घर से बाहर निकालने की कोशिश की थी, जो अब उसे बहुत सता रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और लक्ष्मी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा कि उसने कैसे अपनी ही आंखों पर पट्टी बांध ली थी और एक जहरीली नागिन को अपना मान लिया था। लक्ष्मी ने बहुत ही दया और प्रेम के साथ अपने पति को उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, आप अपनी गलती के लिए खुद को और अधिक कष्ट न दें, क्योंकि आप तो बस एक छल का शिकार हुए थे। उसने माधव को समझाया कि अब समय प्रायश्चित का है और हमें अपने इस घर को फिर से वही पवित्र मंदिर बनाना होगा जो यह चंपा के आने से पहले हुआ करता था और जहां सुख का वास था। गांव के लोग लक्ष्मी की इस महानता और उसके अटूट धैर्य को देखकर दंग रह गए और उन्होंने उसे गांव की सबसे श्रेष्ठ बहू के रूप में सम्मानित करने का निर्णय लिया। दया काकी ने अब आगे बढ़कर घर की शुद्धि का कार्य अपने हाथों में लिया और उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि वह गंगाजल लेकर आए ताकि पूरे घर के हर कोने को फिर से पवित्र और शुद्ध किया जा सके। लक्ष्मी ने तांबे के लोटे में गंगाजल भरा और मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरे आंगन, रसोई और कमरों में उसका छिड़काव किया ताकि चंपा द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता और बुरी शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। घर की दीवारों पर जो एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी, वह अब धीरे धीरे कम होने लगी थी और वातावरण में फिर से वही पुरानी ताजगी लौटने लगी थी। माधव ने खुद अपने हाथों से उस लकड़ी के संदूक को घर के बाहर निकाला जिसमें चंपा अपना सामान रखती थी और उसे गांव के कूड़ेदान में फेंक दिया ताकि उसकी कोई भी निशानी इस घर में बाकी न रहे। उसने लक्ष्मी से वादा किया कि वह अब से हर सुबह तुलसी के पौधे की सेवा करेगा और अपने घर की मर्यादा की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा ताकि फिर कभी कोई दरार न आ सके। लक्ष्मी ने रसोई में जाकर सबसे पहले दूध उबाला और भगवान को भोग लगाया, जो इस बात का प्रतीक था कि अब घर में फिर से खुशहाली और बरकत का आगमन होने वाला है। गांव की औरतें जो पहले चंपा की बातों में आकर लक्ष्मी को शक की नज़र से देख रही थीं, वे अब एक एक करके लक्ष्मी के पास आईं और उन्होंने अपनी गलती के लिए लक्ष्मी से बहुत ही विनम्रता के साथ क्षमा मांगी। लक्ष्मी ने सबको गले लगाया और कहा
कि गांव के लोग तो एक परिवार की तरह होते हैं और परिवार में छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती ही रहती है, इसलिए उन्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी इस सरलता ने सबका दिल जीत लिया और पूरे चंदनपुर गांव में फिर से प्रेम और भाईचारे का संचार होने लगा, जो बहुत ही सुखद और आनंदमयी था। घर की सफाई के दौरान लक्ष्मी को माधव के पुराने कपड़े और उसकी पगड़ी मिली, जिसे चंपा ने एक कोने में फेंक दिया था। उसने उन्हें बड़े प्यार से झाड़ा और धूप में सुखाने के लिए आंगन की रस्सी पर फैला दिया। वह अब फिर से अपनी गृहस्थी को संवारने में जुट गई थी और उसके चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान वापस आ गई थी, जिसे माधव महीनों से तरस गया था और जो बहुत प्यारी थी। माधव ने भी खेती के अपने औजारों को निकाला और उन्हें तेज करने लगा, क्योंकि उसे अब अपनी जमीन और अपने काम पर फिर से ध्यान केंद्रित करना था, जो बहुत जरूरी था। दोपहर के समय जब घर पूरी तरह साफ हो गया तो लक्ष्मी ने मिट्टी के चूल्हे को फिर से लीपा और उस पर पीतल की हंडिया चढ़ाई, ताकि वह माधव के लिए उसकी पसंद की कढ़ी चावल बना सके, जो वह बहुत चाव से खाता था। रसोई से उठने वाली उस सौंधी खुशबू ने माधव की भूख को फिर से जगा दिया और उसे एहसास के दंत बताया है हुआ कि असली सुख तो अपनी पत्नी के हाथों के बने सादे भोजन में ही छिपा है। वे दोनों एक साथ रसोई की जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे और माधव ने पहला निवाला लक्ष्मी को खिलाया, जिससे दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। गांव के बच्चे, जो पहले इस घर के सामने से गुजरते हुए डरते थे, वे अब फिर से आंगन में खेलने आने लगे और उनकी खिलखिलाहट ने घर की बची कुची खामोशी को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया और रौनक ला दी। लक्ष्मी ने उन्हें घर में बने हुए गुड़ के लड्डू दिए और उनके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया, जिससे घर का कोना कोना खुशियों से चहक उठा और माहौल बहुत ही सजीव हो गया। माधव अब धीरे धीरे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने लगा था, क्योंकि अब उसे वह जहरीला भोजन नहीं मिल रहा था जो चंपा उसे चुपके से दे रही थी। शाम को जब गांव की मस्जिद से अजान और मंदिर से शंख की आवाज गूंजी, तो लक्ष्मी ने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का बड़ा दिया जलाया, ताकि रोशनी घर के अंदर तक फैल सके। उसने माधव के साथ बैठकर शाम की प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना की कि भविष्य में कभी भी किसी भी बुरी नज़र को उनके इस सुखी और शांत संसार के करीब न आने दें। माधव ने लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही भावुक स्वर में कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक अब लक्ष्मी की गरिमा और उसके सम्मान की रक्षा करेगा। घर के पिछवाड़े में जो सब्जियों का बगीचा चंपा की लापरवाही के कारण सूख गया था, लक्ष्मी ने उसमें फिर से पानी देना शुरू किया और मुरझाई हुई बेलों को सहारा दिया, ताकि वे फिर से फल फूल सकें। वह हर पौधे को ऐसे सहला रही थी जैसे वह उसका अपना बच्चा हो, और उसकी यह ममता देखकर माधव का मन श्रद्धा से भर गया और वह खुद भी काम में हाथ बंटाने लगा। अब उनके बीच कोई भी रहस्य या कोई भी छुपा हुआ सच बाकी नहीं रहा था और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और अटूट विश्वास पर टिका हुआ था। दया काकी ने रात को आकर लक्ष्मी को एक पुरानी जड़ी बूटी दी, जिसे पानी में मिलाकर माधव को पिलाना था, ताकि उसके शरीर के अंदर बचा हुआ जहर का असर पूरी तरह से खत्म हो सके और वह फुर्तीला हो जाए। लक्ष्मी ने बहुत ही सावधानी से वह काढ़ा बनाया और काढ़ी बीती माधव को पिलाया, जिससे माधव को रात भर बहुत अच्छी और गहरी नींद आई, जो उसे पिछले कई हफ्तों से नहीं मिली थी। लक्ष्मी खुद भी माधव के सिर के पास बैठकर पंखा झलती रही और उसके चेहरे की शांति को निहारती रही, जिससे उसे बहुत अधिक संतोष और शांति का अनुभव हुआ। अगले दिन सुबह माधव ने गांव के कुएं पर जाकर खुद पानी भरा और सबको बताया कि कैसे लक्ष्मी ने अपनी बुद्धिमानी से उसकी जान बचाई और घर को टूटने से बचा लिया, जिससे गांव के युवाओं को बड़ी प्रेरणा मिली। अब कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी का नाम बिना सम्मान के नहीं लेता था और वह गांव की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गई थी, जिसने अपने पति के प्रति अपने धर्म को पूरी निष्ठा से निभाया था। चंदनपुर की फिजाओं में अब वही पुरानी खुशबू और शांति लौट आई थी, जो चंपा के आने से पहले इस गांव की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी।
लक्ष्मी ने घर के पुराने और टूटे हुए बर्तनों को बदलकर नए बर्तन लिए और उन्हें बहुत ही करीने से रसोई की अलमारी में सजा दिया, ताकि घर फिर से नई चमक के साथ खिल उठे और सुंदर दिखे। वह अब हर काम को बहुत ही उत्साह के साथ कर रही थी और उसे ऐसा लग रहा तो सभी को मानते कि संभा के बर्तन को बदलत करी था, जैसे उसे एक नया जीवन मिला हो, जहाँ केवल प्रेम और सम्मान की सुगंध ही चारों तरफ फैली हुई थी। माधव भी अब अपनी पत्नी की सलाह के बिना एक कदम भी नहीं उठाता था और वह लक्ष्मी की हर छोटी इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश करता रहता था। गांव के मुखिया जी ने एक दिन लक्ष्मी और माधव को अपने घर बुलाया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस घर में ऐसी पवित्र और साहसी स्त्री होती है, उस घर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। उन्होंने माधव को सलाह दी कि वह हमेशा अपनी पत्नी की बातों को गंभीरता से ले, क्योंकि स्त्री का अंतर्मन आने वाली विपदाओं को बहुत पहले ही भांप लेता है और रक्षा करता है। माधव ने सिर झुकाकर मुखिया जी की बात स्वीकार की और वादा किया कि वह अपनी इस सीख को जीवन भर याद रखेगा और कभी नहीं भूलेगा। घर की शांति अब पूरी तरह से बहाल हो चुकी थी और वह बुरा समय अब केवल एक धुंधली याद की तरह रह गया था, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था और रिश्ता मजबूत हुआ था। लक्ष्मी ने अपने गहने जो चंपा ने चुराने की कोशिश की थी, उन्हें वापस अपनी संदूक में सुरक्षित रख दिया, लेकिन अब उन गहनों से ज्यादा चमक उसकी आंखों में अपने पति के प्रेम की थी। वह जानती थी कि असली धन तो परिवार की सुख, शांति और आपसी विश्वास है, जिसके सामने सोने और चांदी की चमक भी बहुत फीकी और बेमानी सी महसूस होती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माधव और लक्ष्मी की जोड़ी गांव के लिए एक मिसाल बन गई और लोग अक्सर उनकी सुलझी हुई गृहस्थी की बातें करते थे कि कैसे कठिन समय में भी उन्होंने साथ निभाया। लक्ष्मी अब और भी ज्यादा धार्मिक हो गई थी और वह अक्सर गांव की गरीब औरतों की मदद करती थी और उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन के गुण सिखाती थी, ताकि किसी और का घर न उजड़े। उसका हृदय इतना विशाल था कि उसने मन ही मन चंपा को भी माफ कर दिया था, ताकि वह खुद अपने मन में कोई कड़वाहट लेकर न जी सके। रात के समय जब चांदनी पूरे गांव को अपनी दूधियां रोशनी से नहला देती थी, तब लक्ष्मी और माधव अपने आंगन की खाट पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते और अपने आने वाले कल की योजनाएं बनाते थे। हवाओं में अब चंपा की वह कड़वाहट नहीं, बल्कि चमेली के फूलों की मीठी महक घुली हुई थी, जो उनके घर के आंगन में लगे हुए थे और अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। उनकी बातें अब केवल घर गृहस्थी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे जीवन के गहरे अनुभवों को भी एक दूसरे के साथ बहुत ही सहजता से साझा करने लगे थे। लक्ष्मी ने महसूस किया कि इस पूरे संघर्ष ने उसे और भी अधिक मजबूत और समझदार बना दिया है और अब उसे दुनिया की किसी भी बुराई से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पास सत्य की शक्ति है। वह अब अपने घर की एक ऐसी रक्षक बन चुकी थी जिसे कोई भी छल या कपट अब दोबारा कभी भी धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं। माधव का प्रेम भी अब पहले से कहीं अधिक गहरा और अटूट हो गया था, जिसमें लक्ष्मी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान के भाव कूट कूट कर भरे हुए थे। इस भाग के अंत में हम देखते हैं कि कैसे शांति और व्यवस्था घर में वापस आ गई है और उन सभी बुराइयों का नाश हो गया है जिन्होंने लक्ष्मी के सुखी संसार को डसने की कोशिश की थी। अब केवल मधुर यादें और भविष्य के सुनहरे सपने ही बाकी हैं, जो लक्ष्मी और माधव को एक नई और सुखद यात्रा पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गांव का हर कोना अब उनकी जीत का गवाह है और यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत सत्य की ही होती है। चंदनपुर की गलियों में अब फिर से वही पुरानी सुखद शांति और शांतिपूर्ण वातावरण लौट आया था, जैसे किसी भीषण और कड़वे तूफान के बाद प्रकृति फिर से एक नई उमंग और ताजगी के साथ मुस्कुराने लगती है। लक्ष्मी अब हर सुबह उसी पुरानी लय और उत्साह के साथ उठती थी और उसके पैरों की पायल की छन छन पूरे घर में फिर से एक मधुर संगीत की तरह गूंजने लगी थी, जो घर की जीवंतता का प्रतीक थी। माधव की सेहत भी अब दिन ब दिन और भी बेहतर होती जा रही थी
और उसके चेहरे पर वह खोया हुआ तेज और आत्मविश्वास फिर से उभरने लगा था, जिससे लक्ष्मी के मन को अपार शांति मिलती थी। घर की रसोई जो कभी षड्यंत्रों का केंद्र बन गई थी, अब फिर से शुद्ध और सात्विक भोजन की महक से सराबोर रहती थी, और लक्ष्मी वहां बैठकर भगवान के भजन गुनगुनाते हुए काम करती थी। वह अपने हर काम को एक पूजा की तरह मानती थी, चाहे वह अनाज साफ करना हो या मिट्टी के चूल्हे को ताज़ी मिट्टी से लीपना हो। वह सब कुछ बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से करती थी। माधव अक्सर चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होकर लक्ष्मी को काम करते हुए निहारता रहता था, और उसकी आंखों में अपनी पत्नी के प्रति जो गहरा सम्मान और असीम कृतज्ञता थी, वह किसी भी कीमती आभूषण से कहीं अधिक मूल्यवान और सुंदर थी। एक सुनहरी दोपहर को जब ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं से खेल रही थीं, दया काकी फिर से लक्ष्मी के घर आईं और उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें ताजे तोड़े हुए मीठे फल रखे थे। काकी ने लक्ष्मी के सिर पर अपना हाथ रखकर बहुत ही प्यार से आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तूने न केवल अपना सुहाग बचाया है, बल्कि इस पूरे गांव की इज्जत को भी एक बहुत बड़ी आंच से बचा लिया है। लक्ष्मी ने बहुत ही विनम्रता से काकी के पैर छुए और उन्हें अपनी बनाई हुई ताज़ा मलाईदार लस्सी पिलाई, जिससे काकी का हृदय पूरी तरह से तृप्त और गदगद हो गया। माधव ने अब गांव की पंचायत के साथ मिलकर खेतों में पानी के प्रबंधन के लिए एक नई योजना पर काम करना शुरू किया था, जिससे गांव के बाकी किसान भी बहुत प्रभावित और प्रेरित हुए थे। वह अब अपनी पुरानी गलतियों को पूरी तरह से भूलकर एक आदर्श पति और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था, जो सबके लिए एक मिसाल बन चुका था। शाम के समय जब वह घर लौटता तो उसके हाथों में अक्सर लक्ष्मी के लिए कुछ न कुछ होता था, जैसे चमेली के फूलों का एक छोटा सा गजरा या उसकी पसंद की कोई मीठी चीज। गांव के मंदिर में जब संध्या आरती होती थी तो लक्ष्मी और माधव साथ मिलकर दीपदान करते थे, और पूरा गांव उनकी जोड़ी को देखकर बहुत ही खुश होता था और उन्हें दुआएं देता था। लोगों का मानना था कि लक्ष्मी की भक्ति और उसके अटूट धैर्य ने ही माधव को मौत के मुंह से बाहर निकाला है, और यह बात गांव की लोककथाओं का अब एक अहम हिस्सा बनती जा रही थी। चंपा की वह काली याद अब धीरे धीरे लोगों के जेहन से धुंधली होने लगी थी, जैसे सुबह के सूरज की तेज रोशनी के सामने रात का गहरा कोहरा पूरी तरह से छंट जाता है। एक दिन लक्ष्मी ने तय किया कि वह पूरे गांव के बुजुर्गों और बच्चों के लिए एक भव्य प्रीति भोज का आयोजन करेगी, ताकि घर की यह नई खुशहाली सबके साथ साझा की जा सके। उसने माधव के साथ मिलकर घर के आंगन को फूलों और रंगोली से सजाया, और पीतल के बड़े बर्तनों में तरह तरह के पकवान तैयार किए गए, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। गांव का हर व्यक्ति उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके गांव की असली लक्ष्मी अब सचमुच अपने घर की पूर्ण मालकिन के रूप में फिर से प्रतिष्ठित हो गई है। भोज के दौरान माधव ने सबके सामने खड़े होकर बहुत ही भावुक स्वर में एक छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी के प्रति अपने अटूट प्रेम और सम्मान को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया। उसने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी जीवन संगिनी मिली जिसने मेरा साथ तब भी नहीं छोड़ा जब मैं खुद अपनी पहचान और बुद्धि खो चुका था। वह मेरी असली शक्ति है। लक्ष्मी की आंखों में यह सुनकर खुशी के आंसू आ गए, और उसने बहुत ही गरिमा के साथ सिर झुकाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया, जिससे पूरा माहौल बहुत ही भावनात्मक हो गया। भोजन के बाद जब सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे तो गांव के मुखिया जी ने लक्ष्मी को एक रेशमी शॉल भेंट की और कहा कि वह इस गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। लक्ष्मी ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि एक स्त्री का धर्म केवल अपने घर को संवारना नहीं, बल्कि उसकी गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना भी है, चाहे उसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। माधव ने मुखिया जी के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया और उसने संकल्प लिया कि वह अब से कभी भी किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों में नहीं आएगा। रात का समय अब बहुत ही शांत और सुखद हो गया था, और आसमान में तारों की चमक जैसे लक्ष्मी की आंखों की चमक से होड़ कर रही थी, जो बहुत ही मनोरम दृश्य था।
घर के पिछवाड़े में लगे मोगरे के फूलों की खुशबू रात की हवा में मिलकर पूरे वातावरण को एक दिव्य और अलौकिक अनुभव प्रदान कर रही थी, जिससे मन को बहुत सुकून मिलता था। माधव और लक्ष्मी अब साथ बैठकर अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सपने बुनने लगे थे, और उनका घर अब सचमुच खुशियों का एक छोटा सा स्वर्ग बन चुका था। लक्ष्मी ने माधव के पैरों में मालिश करने के लिए सरसों का तेल गर्म किया और उसे बहुत ही प्यार से सहलाते हुए उसके सारे दिन की थकान को दूर करने की कोशिश की, जो उसकी सेवा भावना को दर्शाता था। माधव ने लक्ष्मी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि वह उसे कभी भी दोबारा रोने नहीं देगा और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखना ही अब उसके जीवन का एकमात्र मुख्य उद्देश्य होगा। उन दोनों के बीच की वह सवारा है कि कहा के ख्याल रखना है कड़वाहट अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक बहुत ही गहरे और परिपक्व प्रेम ने ले ली थी। अगली सुबह जब पक्षियों के चहचहाने से गांव की नींद खुली तो लक्ष्मी ने देखा कि माधव पहले से ही उठकर तुलसी के पौधे के पास खड़ा प्रार्थना कर रहा था, जो उसके हृदय परिवर्तन का प्रमाण था। वह अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपनी आध्यात्मिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत ही गंभीरता से समझता था और उन्हें निभाने के लिए हमेशा पूरी निष्ठा के साथ तैयार रहता था। लक्ष्मी ने रसोई में जाकर ताज़ा मक्खन निकाला और उसे गर्म रोटियों के साथ माधव को परोसा, जिससे माधव के चेहरे पर एक बहुत ही संतोषजनक मुस्कान खिल उठी। गांव के बच्चे अब अक्सर लक्ष्मी के पास आकर कहानियां सुनते थे और लक्ष्मी उन्हें हमेशा सत्य, धैर्य और वफादारी की कहानियां सुनाती थी ताकि वे भी अच्छे संस्कार सीख सकें और बड़े होकर नेक इंसान बने। वह बच्चों को सिखाती थी कि बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक सुंदरता और चरित्र की शुद्धता होती है, जो इंसान को जीवन की हर कठिन परिस्थिति में डटे रहने की शक्ति देती है। उसका आंगन अब चंदनपुर के बच्चों के लिए एक पाठशाला और खेल के मैदान जैसा बन गया था, जहां हमेशा रौनक रहती थी। जैसे जैसे महीने बीते, चंदनपुर में लक्ष्मी और माधव की कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से विश्वास और क्षमा की मदद से जोड़ा जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। गांव के अन्य पति पत्नी भी जब कभी आपस में झगड़ते थे तो वे लक्ष्मी और माधव के धैर्य को याद करते थे और अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करने लगते थे। लक्ष्मी की बुद्धिमानी ने न केवल उसका अपना घर बचाया था, बल्कि उसने पूरे गांव के सामाजिक ताने बाने को भी पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्वस्थ बना दिया था। एक चांदनी रात में जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लक्ष्मी और माधव अपने घर की छत पर बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे और पुराने दिनों को याद कर रहे थे। माधव ने लक्ष्मी से पूछा कि क्या वह उस दर्द को भूल पाई है जो उसने उसे दिया था। तो लक्ष्मी ने बहुत ही मधुरता से उत्तर दिया कि प्यार में घावों को याद नहीं रखा जाता। उसने कहा कि जो बीत गया वह एक बुरा सपना था और अब हम एक ऐसी सुबह में जी रहे हैं जहां केवल सूर्य की स्पष्ट और सुखद किरणें हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। लक्ष्मी ने महसूस किया कि उस संकट के समय ने उसे यह सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत नहीं है और एक शांत स्वभाव वाली स्त्री भी समय आने पर दुर्गा का रूप ले सकती है। उसने अपने मन की सभी पुरानी कड़वाहटों को गंगा में विसर्जित कर दिया था और अब उसका हृदय पूरी तरह से हल्का और केवल करुणा और प्रेम से भरा हुआ था, जो बहुत बड़ी बात थी। माधव ने उसकी बातों को सुनकर उसे अपने सीने से लगा लिया और दोनों ने मिलकर उस शांत चांदनी के नीचे एक दूसरे को और भी अधिक समझने का वादा किया। घर के कोने कोने में अब फिर से लक्ष्मी की मेहनत और उसके सुरुचिपूर्ण सलीके की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। चाहे वह खिड़की के पर्दे हों या अनाज के भरे हुए मिट्टी के कोठार, लक्ष्मी का मानना था कि घर की बरकत केवल धन से नहीं, बल्कि घर की स्त्री की प्रसन्नता और उसके सकारात्मक विचारों से आती है, और वह हमेशा इस बात का पूरा ध्यान रखती थी। उसका चेहरा अब पहले से भी अधिक कांतिमय और शांत दिखने लगा था, क्योंकि उसके मन में अब किसी भी प्रकार का कोई डर या कोई पुरानी चिंता शेष नहीं रह गई थी। दया काकी एक बार फिर शाम को घर आईं और उन्होंने लक्ष्मी के साथ मिलकर पुरानी लोक कथाओं और गीतों का आनंद लिया, जिससे घर का माहौल और भी अधिक खुशनुमा
और जीवंत हो उठा। काकी ने कहा कि यह घर अब सचमुच एक तीर्थ स्थल की तरह पवित्र हो गया है, जहाँ शांति का वास है और जहाँ आने वाले हर अतिथि को एक नई ऊर्जा मिलती है। लक्ष्मी ने काकी को एक सुंदर रेशमी साड़ी उपहार में दी जो उसने अपने हाथों से बुनी थी, और काकी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए जो बहुत ही अनमोल थे। माधव ने अब गांव के युवाओं के लिए एक छोटी सी व्यायामशाला भी शुरू की थी, जहां वह उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य और अनुशासन के महत्व के बारे में सिखाता था, जो उसकी नई सोच का हिस्सा था। वह चाहता था कि गांव का हर युवा आत्मनिर्भर और चरित्रवान बने, ताकि वे अपने परिवार और गांव की मर्यादा की रक्षा कर सकें और कभी भी किसी गलत रास्ते पर न भटकें। लक्ष्मी उसके इस नेक कार्य में हमेशा उसका पूरा सहयोग करती थी और उसके लिए ऊर्जावर्धक आहार तैयार करती थी, ताकि वह अपने काम में पूरी तरह सफल हो सके। 1 साल बीत जाने के बाद जब उसी सावन के महीने की बारिश फिर से शुरू हुई, तो लक्ष्मी और माधव ने अपने आंगन में एक नया पेड़ लगाया, जिसे उन्होंने विश्वास का वृक्ष नाम दिया। वे दोनों उस पेड़ की देखभाल एक बच्चे की तरह करते थे और उसे बढ़ते हुए देखकर उन्हें अपने रिश्ते के बढ़ने और मजबूत होने का एक सुखद देखने की बाद एहसास होता रहता था। उस दिन लक्ष्मी ने अपने हाथों से बहुत सारे पकवान बनाए और गांव के गरीबों को दान किए, जिससे उसे आत्मिक सुख और बहुत अधिक मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। गांव के लोग अब अक्सर कहते थे कि चंदनपुर में अगर कहीं स्वर्ग है, तो वह लक्ष्मी और माधव के उस छोटे से घर में ही बसता है, जहां प्रेम और सम्मान की सरिता बहती है। लक्ष्मी की वह पुरानी खामोशी अब एक सार्थक संवाद में बदल चुकी थी और वह अपनी बात को बहुत ही स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ सबके सामने रखने में सक्षम हो गई थी। वह अब केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि गांव की एक ऐसी मार्गदर्शक बन चुकी थी, जिसकी सलाह को बड़े बड़े बुजुर्ग भी बहुत सम्मान के साथ सुनते और मानते थे। रात ढल रही थी और गांव की लाइटें एक एक करके बुझ रही थीं, लेकिन लक्ष्मी के घर के मुख्य द्वार पर जलता हुआ वह छोटा सा दिया अभी भी अपनी मंद मंद रोशनी बिखेर रहा था। वह दिया केवल एक प्रकाश का स्रोत नहीं था, बल्कि वह उस अटूट विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक था जिसे लक्ष्मी ने अपने त्याग और कठिन परिश्रम से फिर से स्थापित किया था। लक्ष्मी ने माधव को कंबल ओढ़ाया और खुद भी उसके पास लेट गई, और उसकी आंखों में अब एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी नींद का साया मंडराने लगा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, घर की शांति और अधिक घनी होती गई, और केवल बाहर झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो रात के सन्नाटे को एक लय प्रदान कर रही थी। लक्ष्मी का मन अब पूरी तरह से शांत था और उसे पता था कि कल की सुबह और भी अधिक उज्जवल और सुंदर होने वाली है, क्योंकि अब उसके पास उसका खोया हुआ प्यार वापस था। उसने अंतिम बार भगवान का नाम लिया और अपनी आंखें मूंद लीं, और एक गहरी और सुखद नींद के आगोश में समा गई, जहां केवल सुंदर और खुशहाल सपने ही थे। अतः यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो और छल कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य और पवित्र प्रेम की शक्ति हमेशा विजयी होती है। जो लोग छल से दूसरों का घर उजाड़ने की कोशिश करते हैं, उनका अंत हमेशा विनाशकारी होता है, जबकि धैर्य रखने वालों को अंत में अपार सुख और सम्मान प्राप्त होता है। अब आप भी अपनी आंखें बंद करें और उस शांत चंदनपुर गांव की हवाओं को महसूस करें, जो आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद की ओर ले जा रही हैं। शुभ रात्रि।